नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर RS राजपूत आप सभी के मध्य पुनः एक नए कृषि चर्चा विषय के साथ में उपस्थित हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है जैविक खेती में जैव उर्वरक या खेती में जैव उर्वरक की क्या भूमिका है और इनकी आवश्यकता हमें आज के परिदृश्य में क्यों पड़ रही है। जैसा कि हमको विदित है कि आज वर्तमान परिदृश्य में रासायनिक उर्वरकों का मूल्य लगातार बढ़ते जा रहा है और इनकी उपलब्धता आसानी से कृषकों को नहीं हो पा रही। इस दशा में हमारे कृषक बंधु या तो अपने खेत में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और फसल की पैदावार में कमी आती है। अब इस समस्या के निदान के लिए हमारा कृषक भाइयों से अनुरोध है कि वे जैव उर्वरक या जैविक खादों का इस्तेमाल करें। जैव उर्वरक क्या है? वास्तविकता में देखा जाए तो जैव उर्वरक एक प्रकार का लाभकारी जीवाणुओं से मिला हुआ एक ऐसा जीवंत मिश्रण है जिसका उपयोग यदि बीज, जड़ों या मिट्टी में हम करें तो यह पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाता है और इसके साथ ही साथ यह मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य सामान्य रूप से या रासायनिक उर्वरकों के जो उपयोग से जो कम हो गया है उसमें वृद्धि आती है। अब सवाल उठता है कि हम जैविक खाद का प्रयोग क्यों करें या कृषक बंधु जैविक खाद की ओर क्यों मुड़े। तो जैसा कि हमको विदित है, आज की आधुनिक खेती के परिदृश्य में हम लगातार कहीं ना कहीं रासायनिक खादों के ऊपर में निर्भर होते जा रहे हैं और यह रासायनिक खादों का जो उत्पादन है वह दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है और यह पर्यावरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण समस्या बनते जा रहा है। इनका उपयोग कहीं ना कहीं वातावरण को प्रदूषित करता है, भूतल पानी को दूषित करता है। इसीलिए यदि हम इनके उपयोग को कम करें और हमारी जो है निर्भरता ऐसे जैविक उत्पादों की ओर करें तो हम ना तो केवल प्रकृति को भी सुरक्षित रखेंगे बल्कि अपने मृदा स्वास्थ्य को भी बढ़ा के रखेंगे। इसी संदर्भ में ऐसे जीवाणुओं को खोजा गया जो फसलों को जरूरी तत्व प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह मृदा स्वास्थ्य को भी अच्छे से बना के रखे रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता प्रदान करते हैं। अब हम देखें कि जैविक खाद के क्या क्या लाभ हैं। इस क्रम में हम देखते हैं कि जब भी जैविक खाद का उपयोग किया जाता है यह फसल उत्पादन को बढ़ाता है और इसका प्रतिशत 10 से 30% तक हो सकता है। रसायनों की उपलब्धता या हम कहें जैविक खाद पर निर्भरता को यह 25% तक कम कर सकता है। विभिन्न प्रकार की शोध कार्यों या शोध के माध्यम से यह आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यह पौध वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जिससे पौध में लगने वाले बीमारी या कीट समस्या को कम होती है। हम देखते हैं कि जब भी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होता है वह स्वस्थ पौधों को या अच्छे पौधों की बढ़वार को बढ़ाती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये जो जैव उर्वरक हैं वह किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। यदि हम जैव उर्वरकों का वर्गीकरण करें उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषक तत्वों को, तो इनको हम दो ग्रुप में या दो समूहों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहला ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह जो
पौधों को नत्रजन की उपलब्धता करवाते हैं। ये ऐसे जीवाणु या सूक्ष्म जीव होते हैं जो वातावरणीय नाइट्रोजन को परिवर्तित करके पौधों के लिए उपयोगकारी बनाते हैं और साथ ही साथ कुछ वृद्धि हार्मोन के पादप वृद्धि हार्मोन के निर्माण में भी सहायता करते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। अब हम यदि बात करें फास्फोरस की उपलब्धता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीव, यह जो या सूक्ष्म जीव पौधों में मिट्टी में उपस्थित जो फास्फोरस है, जो अनुपलब्ध है पौधों को, उसकी उपलब्धता पौधों को करवाता है। सामान्य रूप से इस तरह के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यह जड़ क्षेत्र के विकास में या जड़ क्षेत्र के फैलाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे जीवाणु जो पौधों में फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध करवाते हैं, उनमें बैसिलस, स्यूडोमोनास स्पीसीज एवं एस्परजिलस आवामोरी आते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा भी एक महत्वपूर्ण फास्फोरस की उपलब्धता करवाने वाला सूक्ष्म जीव है। हम देखते हैं यह सूक्ष्म जीव पौधों में कम से कम वृद्धि के बढ़वार के साथ में उत्पादकता को भी बढ़ाने में सहायता देते हैं। ये पौधे की जड़ क्षेत्रों में या जड़ क्षेत्र के साथ में संलग्न होकर अनुपलब्ध फास्फोरस को भी आसानी से पौधों को प्राप्त करवा देते हैं। आइए जानें इन जैव उर्वरकों का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, इसीलिए इनके प्रयोग के समय सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इनकी जो उपयोग की विधियां हैं, उनमें पहली है बीज उपचार, जिसको हम सीड ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पादप जड़ उपचार, जिसको हम सीडलिंग ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कंद उपचार, जिसे हम राइजोम सेट्स ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, और उसके लास्ट वाली है मृदा उपचार या सॉइल ट्रीटमेंट। हम देखते हैं कि बीज उपचार की विधि क्या है। बीज की बुआई के पहले हम फसलों को बीज के आकार के आधार पर या उसकी किस्म के आधार पर जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं। इस प्रक्रिया में सामान्य रूप से 200 ग्राम बायो फर्टिलाइजर को 15 से 10 किलोग्राम मध्यम आकार के बीजों में उपचारित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम 400 से 500 ml अर्थात 1 गिलास के घोल में इन जैव उर्वरक को डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर बीजों के ऊपर डालकर अच्छी तरीके से बीजों के साथ में मिलाते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि बीज सतह के ऊपर इनका जो घोल का छिड़काव है वह अच्छी तरह से समान रूप से फैल जाए, और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए किसी छायादार स्थल पर सूखने के लिए रख देते हैं। यह बुआई हमें तुरंत करनी चाहिए उपचारित बीज की, क्योंकि अगर हम ज्यादा समय के लिए इसे किसी छायादार स्थल पर रखते हैं तो एक लंबी समय अवधि में इन जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि सीडलिंग ट्रीटमेंट या पादप जड़ उपचार। हम इसमें देखते हैं कि जो नर्सरी के पौधे होते हैं उनका यदि हम इस जैव उर्वरक से उपचारित करें तो उनकी वृद्धि और बढ़वार बहुत अच्छी होती है। इसके लिए हम घोल में जो हमारी सीडलिंग है या जो हमारी नर्सरी पौध है उसको हम घोल में डुबाकर रखते हैं, और ऐसा करने के लिए हम घोल तैयार करने के लिए
1 से 2 किलो का बायो फर्टिलाइजर लेकर उसको 5 से 10 लीटर के बर्तन में पानी के साथ मिलाकर बनाते हैं। जो भी पौधा है उसे 10 से 15 मिनट के लिए इस घोल से उपचारित किया जाता है। तीसरी विधि जिसे हम कंद उपचार या राइजोम या सेट उपचार के नाम से जानते हैं, इसमें भी हम जो ऐसी फसलें हैं जिन्हें जैसे गन्ना, आलू, हल्दी, अदरक, इनमें कंद का उपचार अति आवश्यक है, सेट्स का उपचार अति आवश्यक है। इसमें हम प्रति एकड़ जमीन में 2 से 4 किलोग्राम बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक को 20 से 40 लीटर पानी में घोलकर एक घोल तैयार करने के बाद में जो भी हमारे कंद हैं, सेट्स हैं, उनको डुबाते हैं। और यह डुबाने की प्रक्रिया जो है 10 से 15 मिनट समय अवधि तक की जाती है। जब वह घोल में अच्छी तरीके से डूब जाता है तो उसे 10-15 मिनट अवधि तक के लिए हम छोड़ देते हैं। ऐसा करने से जो जैव उर्वरक के जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वह कंद या सेट्स के साथ में अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं, उनके साथ में उनका संबंध बन जाता है। इसके बाद में हम इस घोल से हमारे बीज को अर्थात कंद को, सेट्स को बाहर निकालकर किसी छायादार स्थल पर रख देते हैं। अब हम जो तैयार घोल था उसे अगर उपयोग में करना चाहें तो उसे किसी छन्नी से या कपड़े से छानकर पुनः पंप में डालकर स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतिम या चौथी विधि अगर मैं आपको कहूं, जिसे हम सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा उपचार के नाम से जानते हैं, यह एक विधि बहुत उपयोगी है नर्सरी के निर्माण के समय, या कहा जाए सब्जी वाले पौधों के लिए, फल वाले पौधों के लिए। इसमें क्या है, आपको 3 से 5 किलोग्राम बायो फर्टिलाइजर को 60 से 100 किलोग्राम की मिट्टी में, जिस खेत की मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप कोई भी सड़ी गली गोबर की खाद में इसको मिश्रित करके बनाकर तैयार कर सकते हैं मृदा उपचार के लिए। इसके लिए आप पहले 60 से 100 किलोग्राम मिट्टी या कंपोस्ट की मात्रा, गोबर खाद की मात्रा में आपको हमारा बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक मिलाना है। इसके पश्चात इसको आप रात भर गीले बोरे से ढक के रखने दें, ताकि जो है इसमें उपस्थित जो जैव उर्वरक है वो आसानी से इसके साथ में मिल जाए और उसका जो है अच्छा तरीके से उसके साथ में संबंध बन जाए। जब हम इसको बाद में खेत में इस्तेमाल करते हैं तो यह खेत की मिट्टी के साथ में मिलकर पुनः सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के पश्चात खेत की मिट्टी में उपजाऊपन और उसके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी लाता है। अगर हमको लंबी समय अवधि या लंबी अवधि वाली फसलों के लिए उपचारित करना है तो इस विधि के लिए हम यह ध्यान रखते हैं कि हमारे जैव उर्वरक की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि होती है। इसकी मात्रा 6 से 7 किलोग्राम हम लेते हैं, और वहीं सॉइल या मिट्टी की मात्रा हम 100 से 120 ग्राम, या खाद के लिए अगर हम बात करें तो वो भी 100 से 20 ग्राम की मात्रा, 100 से 120 किलोग्राम की मात्रा को हम लेते हैं। और जैसा हमने अभी पूर्व में बताया वैसे ही आपको मिट्टी में या खाद में मिश्रित करने के पश्चात उसका उपयोग करना है। आइए अब देखते हैं इन जैव उर्वरकों के उपयोग में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यदि मैं बात करूं प्रयोग और भंडारण, तो प्रयोग और भंडारण के समय हमको यह ध्यान रखना है कि कहीं भी ऐसे गर्म स्थल या गर्म जगहों पर हम इसका भंडारण ना करें जिससे सूक्ष्म जीवों की अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
इसका भंडारण कभी भी रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों के साथ में ना करें। उपयोग करते समय ध्यान रखें कि यह रसायन के साथ में उपयोग में ना लाए जाए। यदि आपको कीटनाशक या रसायन के साथ में इस दवा का उपयोग करना है तो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग बाद में करें। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब भी हमको बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना है तो यह ध्यान रखें कि यह क्योंकि सूक्ष्म जीवों के आधार पर बनी हुई है तो यह सूक्ष्म जीव किसी न किसी प्रत्येक स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व की उपलब्धता करवाते हैं। जैसा अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि कुछ सूक्ष्म जीव नत्रजन के लिए हैं, कुछ सूक्ष्म जीव फास्फोरस की उपलब्धता के लिए हैं, तो उनका उपयोग भी उसी प्रकार हमको आवश्यकता अनुसार करना है। भंडारण की प्रक्रिया में हमेशा यह ध्यान रखें कि कभी भी सूर्य की किरणें भंडारण क्षेत्र पर सीधे ना पड़े और उस कमरे का तापमान हमेशा 20 से 28 डिग्री के आसपास बना रहे। प्रयोग करते समय जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जब आप किसी भी व्यावसायिक उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं तब आप ध्यान दें कि उसमें अंतिम प्रयोग की तिथि कब तक लिखी है, क्योंकि यह उत्पाद हमेशा 6 महीने की समय अवधि तक कार्यशील होते हैं। जब भी हम राइजोबियम का इस्तेमाल करें, कल्चर का इस्तेमाल करें, उसमें हम ध्यान रखें कि वह किस फसल के लिए उपयोग में लेने के लिए बताया गया है और इसका उपयोग हमको किस समय अवधि तक के लिए करने के लिए हिदायत दी गई है। आशा करता हूं जैव उर्वरक के संबंध में दी गई यह जानकारी हमारे कृषक भाइयों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में एक नए चर्चा के विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।